नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार बिड़ावादनी V2 जौनपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस क्रम में हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। कल हम लोग गुलाम वंश पढ़े थे, तो आइए देखते हैं इसको, बड़े प्यार से देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, खिलजी वंश का पहला जो शासक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। जैसा कि आप जानते हैं, क्यूमर्स जो था गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था। गुलाम वंश का सबसे अंतिम, या कह लीजिए बलबनी वंश का सबसे अंतिम शासक की हत्या करके जो है ये जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सत्ता स्थापित करता है, जिसका नाम रखता है खिलजी वंश। ये 1290 से 1296, उसमें आप पढ़े थे 1205 से 1290 ईस्वी के बीच चला था। फिर आगे चलिए देखिए, कहा जाता है कि ये जो शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये सबसे ज़्यादा एजेड था। मतलब इसकी 70 साल एज थी जिस समय ये जो है शासक बना था। जलालुद्दीन ने मंगोलों को पराजित किया। जैसा कि आपको बताया गया था कि उत्तर पश्चिम से जो मंगोल आते थे वो उनको भी ये पराजित किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी थे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो आगे आता है वो इसका जो है भतीजा भी था और दामाद भी था। इसने अपने लड़के की शादी इसके साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी की थी। इसने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। इसका मतलब ये है कि ये कहा कि आप चलिए, हम देखिए यहाँ पर मैप पे ये कहा कि चलिए हम उत्तर भारत में राज्य कर ही रहे हैं, आप दक्षिण की तरफ विजिट करो और जाओ, देखो कि वहाँ पर क्या है। फिर उस पर संघर्ष किया जाएगा, लड़ाई होगी और जीत लेंगे हम लोग। तो इस क्रम में ये जो है इधर आता है। तो अब यहाँ जब ये इधर आता है और इस क्रम में फिर यहाँ से जब वापस जाता है तो इसको लगा कि अब खुद तो ये राज कर रहे हैं उत्तर भारत में, और हमको कह रहे हैं कि जाओ तुम दक्षिण साइड में, दक्षिण भारत अभियान पर जाओ। तो ये जो है आया और साजिश के तहत कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में है, यहाँ पर मान लीजिए है कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, और गद्दी पर बैठ जाता है और शासन व्यवस्था खुद चलाने लगता है। अब देखिए, सबसे मुख्य अलाउद्दीन खिलजी ही है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से पीटी क्या मेंस यूपी पीसीएस में बहुत ही ज़्यादा इससे प्रश्न बनते हैं। प्री में तो बनबे करते हैं, लेकिन मेंस में भी इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी वो 6 साल तक शासन किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद उसकी हत्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बचपन का नाम अली और गुरसाप था। रक्त और लौह नीति अपनाया। देखिए, रक्त और लौह नीति का मतलब ये है कि तलवार के बल पर शासन चलाना, कि मतलब अगर शासन के विरुद्ध अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उसकी गर्दन काट ली जाएगी या उसको मार दिया जाएगा। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर इसने द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि लिया। जब ये जो है प्रारंभिक सफलता पाया उनको मारने में और रक्त और लौह की नीति अपनाने में, सारे जो भी इनके खिलाफ जो आवाज़ें उठती थी उसको दबाने में, तो जब ये सफल हुआ तो इसने स्वयं को जो है द्वितीय सिकंदर अथवा सानी कहा, सानी की उपाधि लिया। द्वितीय सिकंदर अथवा सानी की उपाधि लिया। फिर देखिए अगला प्रश्न, देखिए इसी में है, इसके शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता बाजार व्यवस्था है। इसके शासनकाल में सबसे प्रमुख जो था वो बाजार व्यवस्था। पूछा जाता है कि बाजार व्यवस्था का संबंध किस शासक से था, तो अलाउद्दीन खिलजी से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अब मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला शासक यही था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मतलब यह है कि किसी चीज़ का मूल्य इतना ही रहेगा, बढ़ाया नहीं जा सकता है। और इसने जो भी काला बाजारी होता था उस पर रोक लगाने के लिए बाज़ारों में जो है अपने आदमी नियुक्त किए थे।
आगे देखिए इसने क्या किया। अब देखिए ये जो था पहले जो इस मतलब जितने राजवंश हुए उसमें कर व्यवस्था 1/3 थी, लेकिन ये 1/2 लगा दिया। 1/2 और 1/3 का मतलब जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास 3 कुंतल गेहूँ उत्पादित हुआ तो पहले तो 1 कुंतल दिया जाता था 3 भाग में से 1 भाग, लेकिन बाद में जब ये शासन करने आया तो इसने कहा नहीं 1.5 कुंतल गेहूँ हमको चाहिए। 3 कुंतल अगर आपको हुआ है तो 1.5 कुंतल गेहूँ हमको चाहिए, मतलब आधा भाग लेना स्टार्ट किया। घोड़ों को दागने की प्रथा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसने ही चलाया था। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी इसने चलाया। स्थायी सेना का निर्माण एवं नकद वेतन देना शुरू किया। स्थायी सेना का निर्माण किया एवं नकद वेतन भी देना स्टार्ट किया। देखिए इसके समय में मंगोलों का बहुत ही ज़्यादा आक्रमण हुआ, जिसको मतलब दबाने के लिए ये जो है स्थायी सेना और नकद वेतन, उनको नकद वेतन देना स्टार्ट किया। और कर व्यवस्था में इसीलिए मतलब बढ़ाया था कि इसने जो है सबसे पहले तो इसके शासनकाल में जो और अपने ये मतलब ससुर को मार करके गद्दी अपनाता है तो इसके विरुद्ध में भी कुछ लोग आ जाते हैं और इसमें जो है कई मत होने लगते हैं, तो कई विद्रोह उत्पन्न होते हैं। उन विद्रोहों को दबाने के लिए ये अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करके उन विद्रोहों को दबा देता है, लेकिन ये वहीं ठान लेता है कि अब दोबारा विद्रोह हमारे क्षेत्र में नहीं होने पाएगा। तो उस क्रम में इसने 3-4 नियम 4 जो है अधिक मतलब अध्यादेश पास किए थे। अब उन 4 अध्यादेशों को पढ़ने के लिए मेंस के लिए वो जो है पीटी के लिए उतना बहुत मायने नहीं रखता है। तो देखिए तो उसमें इसने कहा कि जो है जो भी पहले जो मतलब दान में दी जाती थी ज़मीन या किसी मतलब भूमिहार को दी जाती थी, ज़मींदार को दी जाती थी ज़मीन, कि आप इस पर शासन करिए, जो मतलब जो है खेती बाड़ी करिए और बाकी जो मतलब जो उपज होगी उसके कर के रूप में लगान के रूप में हमें दीजिए, सरकार देती थी। तो उस सारी ज़मीनों को ये जो है ले लेता है और उन्हें खालसा भूमि में ट्रांसफ़र कर देता है। इसके करने का मकसद यही था कि लोगों के पास कम खेत रहेगा तो कम उत्पादित होगा, तो कम पैसा होगा, तो विद्रोह अपने आप नहीं उभरेगा। यह दिल्ली का देखिए स्थायी सेना भी हो गया। यह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय पताका फहराया। इसके जो सहायक थे दक्षिण भारत पर जब ये जीतने के लिए गया तो इसका सहायक एक मलिक काफूर मिलता है। मलिक काफूर एक हिंदू हिजड़ा हुआ करता था। मलिक काफूर एक क्या था, हिंदू हिजड़ा था। इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसे जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था। 1000 दिनार में खरीदा गया था, मतलब जैसे आज के समय में 1 रुपया है उसे दिनार होता था, तो जैसे 1000 कह दिया जाए किसी खरीदा जाए तो उसे 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था। और इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। मुनहियान एक था, उसमें गुप्त सूचना प्राप्त करने वाले लोग थे, उसमें मुनहियान कहे जाते थे। निर्माण कार्य देखिए इसने 3 ठू बनवाए। 1000 खंभा महल बनवाया। अलाई दरवाज़ा ये बहुत प्रश्न आता है कि अलाई दरवाज़ा जो है किसने बनवाया, तो आप बता सकते हैं। ऐसे जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण भी इसने कराया। देखिए इसने कर व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया कि हमारे पास पैसा रहेगा तो हम लोगों से लड़ेंगे। तो कर देखिए जितना कर लिया जाता था उसके बाद भी 2 कर और लगा दिया। उन करों में तो आधे लेने लगा था, इधर एक नया कर 2 ठो जोड़ दिया, एक चराई कर, एक घरी कर। चराई कर का मतलब ये था कि जैसे जो दूध देने वाले पशु हैं उनको अगर सरकारी भूमि में या चारागाह पर जब चराया जाएगा तो उसका चराई कर लगाया गया। घरी कर का मतलब है घरों पर कर लगाया। घरी कर का मतलब है घरों पर भी इसने कर लगा दिया। इसने दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया। प्रमुख विद्वान इसके में थे अमीर खुसरो और हसन देहलवी। देखिए अमीर खुसरो गुलाम वंश में भी थे, अभी इधर भी हैं, अभी तुगलक वंश तक रहेंगे। इनाम व वक्फ में दी गई भूमि को वापस खालसा भूमि में बदल दिया। हमने आपको बताया कि विद्रोह न होने पाए, लोग कमज़ोर हो जाएं, इसलिए ऐसा ये किया था। आगे देखिए अलाउद्दीन के शासनकाल में ही मंगोलों ने ही अंतिम आक्रमण किया। इसके शासनकाल में मंगोलों ने अंतिम आक्रमण किया। अब इब्न बतूता रचित रिहला जो है पुस्तक कृति, वो जो है इन्हीं के लगभग समकालीन मानी जाती है।
अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को रोग से ग्रसित होने के कारण हो गई। रोग से ग्रसित होने के कारण हो गई। देखिए आगे क्या है। अब देखिए जब ये मर जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद जो मलिक काफूर था, जो उसका जो है खरीदा गया था, मलिक काफूर जिसकी मतलब जिसके साथ मिल करके वो दक्षिण भारत विजय करता है, तो वो जो है चाल चल करके इसके छोटे बेटे को, जो 5 से 6 वर्षीय पुत्र होता है शिहाबुद्दीन को, सुल्तान केवल बना देता है और सारी सत्ता पर अपना अधिकार जमा लेता है। क्योंकि वो छोटा था तो वो क्या शासन करेगा, सत्ता के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया। अब देखिए उसी में अलाउद्दीन खिलजी का ही एक तीसरा पुत्र था मुबारक खिलजी। अब मुबारक खिलजी जो है, मुबारक खिलजी इसके खिलाफ हो जाता है कि अभी हम उससे बड़े थे तो हमको क्यों नहीं बनाया गया, उसको बना दिया गया। तो मुबारक खिलजी जो है इससे नाराज़ हो जाता है। इस क्रम में मुबारक खिलजी मलिक काफूर की ही हत्या कर देता है कि इसी की चाल ढाल से सब हुआ, तो इसलिए मैं इसी को मार देता हूँ। उसको मारने के बाद मुबारक खिलजी खुद सुल्तान बन जाता है। मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर खुद बैठ जाता है। अब देखिए ये 19 अप्रैल 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। देखिए इसकी आदत ही थोड़ा ख़राब थी। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। नंगे स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। इसे दरबारियों के साथ स्वयं भी नग्न होकर दौड़ा करता था। कभी कभी दरबारियों के साथ ये जो है नंगा दरबार में दौड़ना स्टार्ट कर देता था, उसी में खूब दौड़ता था। महिलाओं का वस्त्र धारण कर दरबार में आ जाता था। कभी कभी महिलाओं का भी, जो महिलाएं कपड़ा पहनती थी, उस कपड़े को स्वयं पहन करके आ जाता था। ये सब कृतियों के कारण इसे पागल बादशाह कहा गया है कि मतलब इसको कोई ज्ञान ही नहीं है कि कैसे रहा जाएगा, कैसे शासन किया जाता है, एक राजा का क्या दायित्व होता है। इसलिए इतिहास में इसे पगला बादशाह भी कहा गया है। इसका वजीर का मतलब होता था जैसे जो मुख्यमंत्री का सलाहकार इस समय होता है, उसी प्रकार से सुल्तान का प्रमुख सलाहकार होता था उसमें वजीर। इसका वजीर, किसका वजीर, मुबारक खिलजी का जो वजीर था वो ये सब देखता है कि ये सब क्या ड्रामा करता है, कोई शासक है, नंगे टहलता है, कभी महिलाओं के साथ, कभी पुरुषों के साथ, फिर कभी स्त्री के वस्त्र धारण करके टहलता है, ये कौन सा शासक है। तो ये इस पर जो है, इस पे खफा रहता है। तो इसका वजीर जो खुसरा खां था, इसने इसकी मृत्यु कर देती है, इसकी हत्या कर देती है। मुबारक की हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है कौन, इसी का जो वजीर था, सुल्तान का प्रमुख सलाहकार वजीर को कहा जाता है। तो इसका मुबारक खिलजी का प्रमुख वजीर जो था खुसरो खां था, तो ये जो है गद्दी पर बैठ जाता है। खुसरा खां जो है 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक का एक अन्य नाम गयासुद्दीन तुगलक है। जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा था, उसके पहले गाजी मलिक और खुसरा के बीच संघर्ष में, देखिए 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक और खुसरा के बीच लड़ाई होती है, जिसमें खुसरा हार जाता है और खिलजी वंश का अंत भी हो जाता है। फिर वहीं से तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में तुगलक वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको लाभ ये होगा कि आने वाला हमारा अगला वीडियो जो भी होगा वो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल में जाएगा। धन्यवाद।